नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सीएम योगी आदित्यनाथ का निजी सचिव बताते हुए ठगी करने वाले गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने आजमगढ़ के फारूक अमन को लखनऊ से गिरफ्तार किया। आरोपी 7 लाख रुपए में सिपाही भर्ती कराने का झांसा दे रहा था। फारूक व्हाट्सएप ग्रुप में कई सरकारी अधिकारियों को जोड़ रखा था। इसने कर्नाटक से बी फार्मा करने के बाद ठगी का ये गिरोह चला रहा था। तो फारूक की गिरफ्तारी हुई है, जो खुद को सीएम का सचिव बताता था और लोगों को झांसे में फंसाता था। फिलहाल आजमगढ़ के फारूक की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। खबर सीतापुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। 3 से 4 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश कमलेश पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। पीलीभीत में नानक सागर डैम और ड्यूटी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। खगरा और देवहा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ को लेकर गांव के लोगों को जानकारी दी जा रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। बिजनौर में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तो वहीं नदी में उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और स्कूली छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। खबर अलीगढ़ से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिले के 127 पावर हाउस में से 38 पावर हाउस की आपूर्ति कई घंटे ठप रही। बिजली नहीं आने की वजह से लोग परेशान भी हुए। अधिकारियों का कहना है कि तेज बारिश में भी बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं ताकि बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। देखिए, परसों रात से ये बिल्कुल बहुत अधिक बारिश के कारण सप्लाई अफेक्ट होनी शुरू हुई थी हमारी। और हमारे पास टोटल 127 बिजली घर हैं, जिसमें से 38 बिजली घर, जिसमें से 4 शहर के थे, 15 हमारे एक सर्किल है ADC 1 और 17 ADC 2। ये सप्लाई हमारी अफेक्टेड थी, जिनकी 33 kV लाइनें हमारी बंद हो जाने के कारण बिजली घर बंद हो गए थे। लखनऊ में 1090 चौराहे पर कार की टक्कर से आइसक्रीम बेचने वाले की मौत हो गई। गौतमपल्ली पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी BKT इलाके के एक एग्रीकल्चर कॉलेज का छात्र है। कन्नौज में 8 साल बाद जेल से रिहा होकर आ रहे एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुरसहायगंज इलाके के पडुआपुर गांव का ये मामला, जहां हत्या के मामले में जेल से 8 साल बाद छूटकर एक शख्स ऑटो से घर आ रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मारी और इस हादसे में उस शख्स की जान चली गई। कल शाम 5 बजे थाना तालग्राम पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि 168 किलोमीटर पे एक ऑटो को एक फॉर्च्यूनर ने जो है पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें ऑटो में सवार जो है 2 लोग विजय कुमार और सुभी, ये पिता पुत्री थे। इनकी जो है मौके पे मृत्यु हो गई है और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल जो है जिला चिकित्सालय ले जाया गया, फिर मेडिकल कॉलेज तिरवा ले जाया गया और वहां से इनको जो है एक जो घायल इसमें ऑटो चालक था सुहेल, उसको कानपुर रेफर किया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वाराणसी में देर रात घर के बाहर सो रहे दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर की इस वारदात के पीछे की वजह एक सिगरेट थी, जिसने दुकानदार की जान ले ली। बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी में एक छोटी सी बात पर बड़ी वारदात सामने आई। एक दुकानदार की हत्या महज इसलिए कर दी गई कि उसने सिगरेट देने से मना कर दिया था। घटना वाराणसी के चौबेपुर इलाके के बिरनाथीपुर गांव की है, जहां बीती रात करीब 1:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने पान विक्रेता शारदा यादव से दुकान खोलकर सिगरेट देने को कहा और दुकानदार के मना करने पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
फिर अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। आज रात लगभग 1:45 बजे 112 में एक सूचना मिली थी कि शारदा यादव लगभग 55 साल की उम्र का है, उनका गोली मार के हत्या किया गया है। इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने के बाद किसी तरह से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही हत्यारों की तलाश में जुट गई। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश की जा रही है। दरअसल चौबेपुर थाना इलाके के बिरनाथीपुर गांव में पलकहा के पास शारदा यादव की पान की दुकान है, जहां पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को जगाकर सिगरेट मांगना शुरू किया, जिस पर शारदा ने दुकान बंद होने की बात कही और सुबह आने के लिए बोला। ये सुनते ही बाइक सवार बदमाश भड़क उठे। उनकी शारदा यादव से कहासुनी होने लगी। अंत में बदमाशों ने शारदा को गोली मार दी। गोली शारदा के गले में लगी, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। ये सिगरेट लेने के लिए आए थे, देर रात हुई थी, इसलिए जो गुमटी में जो मृतक है उन्होंने मना कर दिया कि इतना लेट हम नहीं खुल पाएंगे, तो उस वजह से इसको गोली मार के हत्या कर दी। सर, आरोपी की कोई पहचान है? अभी जांच में जुटी हुई है पुलिस और कुल 6 टीमें गठित किए गए हैं। इसमें सर्वेलेंस का भी टीम लगी हुई है, एसओजी का भी टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी पहुंचकर जांच पड़ताल की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में फोर्स भी लगाई गई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेरिस पैरालंपिक में मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज प्रीति के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के दर्जनों कार के काफिले के साथ प्रीति पाल मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां शिव चौक पर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की उन्होंने और इसके बाद काफिला उनके पैतृक गांव रामराज इलाके के हाशमपुर की तरफ निकल पड़ा। प्रीति पाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। इस पूरे रास्ते देखिए किस तरह से प्रीति का हर जगह स्वागत हुआ है। स्पोर्ट्स आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मतलब इसमें कोई बिरादरी की तो कोई बात नहीं है। मतलब आपने इंडिया की एक लड़की को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आगे भी अपनी मेहनत करूंगी और अपने मेडल का कलर चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं पहले मेरिट प्रैक्टिस करती थी, लेकिन वहाँ पे मेरी थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से मैं दिल्ली रह के प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे कोच है गजेंद्र सिंह, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने 7 महीने में मेरे 4 मेडल दिवाए इंटरनेशनल में। इधर अम्बेडकर नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक जिंदा बुजुर्ग महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। मामला डीएम के पास पहुंचा, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। साहब, मैं जिंदा हूं। एक बुजुर्ग महिला को ये गुहार जिले के डीएम के सामने लगानी पड़ी। महिला अपने बेटे के साथ कलेक्टर के दरबार में पहुंची थी। बुजुर्ग महिला केवला देवी के मुताबिक जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दिखाया गया है, जिसकी वजह से उसे मिलने वाली वृद्धा पेंशन भी रुक गई है। महिला की बात सुनकर डीएम भी दंग रह गए। डीएम ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी से तुरंत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा, जिसके तुरंत बाद रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। जांच के मुताबिक साल 2022-23 में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट में केवला देवी को मृत घोषित कर दिया था। इसी वजह से महिला को पेंशन नहीं मिल रही थी। बुजुर्ग महिला कटेहरी विकास खंड के पतौना गांव की रहने वाली है। इस पर मैंने तत्काल ही उनकी बात सुनकर जो वीडियो कटेहरी थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, उनको बुलवाया और तत्काल कहा कि अभिलेखों में देखकर बताएं कि वास्तविकता क्या है। इसके बाद मैंने तुरंत अभिलेखों को बुलाया तो अभिलेखों में देखा गया कि इनके नाम के आगे मृतक शब्द लिखा हुआ था, मृत लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से उस समय की जो ग्राम पंचायत अधिकारी थी उसके खिलाफ निलंबन, और जो वहाँ का एडीओ समाज कल्याण था जिसने उसकी संस्तुति की थी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के लिए शासन में इसको भेजा गया है। इसी तरह के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। वहीं डीएम ने भी कर्मचारियों की लापरवाही की बात स्वीकार की है। कुछ दिनों से ये देखने में जरूर आया है कि
जो निचले स्तर के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं या जो एडीओ स्तर के अधिकारी हैं, वो बहुत ही जिनके संवेदनहीनता के साथ जो है अभिलेखों का परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर जाने की बजाय वही ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। महिला के बेटे के मुताबिक उनकी मां 1 साल से ज्यादा वक्त से अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें जिला अधिकारी के जनता दर्शन में आना पड़ा। वहीं बुजुर्ग महिला की पेंशन की बहाली के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। अंबेडकर नगर से न्यूज 18 के लिए मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। इधर गाजीपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल और अखिलेश परिवार की विरासत को बढ़ा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है कि हमारे साधु संतों, मंदिर मठों और आस्था के प्रतीक के बारे में इसी तरह की बातें करते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये बातें कही। ये परिवारवादी लोग हैं, ये अपने परिवारों की राजनीतिक क्षेत्र में विरासत बढ़ा रहे हैं। ये मैंने बात की। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, उनका इतिहास आप होते हैं। तो जिस प्रकार से उनके साथी सहयोगी हमारे सनातन धर्म के बारे में, साधु संतों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, हमारी आस्था के प्रतीकों के बारे में जिस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं, वो उनका चरित्र है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में राज्य में और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, हमारा संकल्प है हमें अपराध को समाप्त करना। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, सरकार विधि सम्मत कठोर कार्रवाई बगैर किसी भेदभाव के करना। इधर अयोध्या में अब श्रद्धालुओं को हर भाषा में भगवान राम की जानकारी मिल सकेगी और इसके लिए सरयू नदी में नौका विहार करने वाले नाविकों को प्रशिक्षित किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्यटन विभाग अब सभी भाषाओं में रामनगरी की पौराणिकता और प्राचीनता के साथ ही आध्यात्मिकता को लेकर नाविकों को ट्रेनिंग देगा, जिससे नौका विहार करते करते राम भक्तों को अयोध्या के इतिहास और उसकी पौराणिकता की सही जानकारी मिल सके। विभाग ने जैसे पहले हम लोगों ने गाइड का प्रशिक्षण कराया था, उसी तरह जो है नाविकों का प्रशिक्षण कराना चाहते हैं और ये प्रयागराज में हो भी रही है। तो इसमें उनके बिहेवियर, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो हमारे टूरिस्ट उनके संपर्क में आते हैं वो उनसे संपर्क करके उनकी भाषा को समझ सकें, उनके बिहेवियर को अच्छे से जो है उनके साथ करें। ये चीज़ों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मुरादाबाद में मिली सिरकटी लाश केस का खुलासा हो चुका है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ मोहब्बत का मर्डर किया गया था। प्रेमिका ने कॉल कर प्रेमी को बुलाया और फिर सिर तन से जुदा करवा दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ब्लैकमेलिंग और मर्डर। मुरादाबाद की इस मर्डर मिस्ट्री ने न सिर्फ पुलिस वालों के होश उड़ा दिए, बल्कि जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। ब्लैकमेलिंग का बदला लेने के लिए प्रेमिका के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने आशिक को कॉल कर गन्ने के खेत में बुलाया और हाथ पैर बंधवा कर खूनी खेल खेला। और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1.5 किलोमीटर पे इन अभियुक्त की निशानदेही पे वो सर भी बरामद कर लिया। ये मामला है बिलारी के सहसपुर का। आशिक सोनू यहीं का रहने वाला था। प्रेमिका का आरोप है कि सोनू ने उसकी फोटो खींच ली और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात प्रेमिका महनाज के भाई सद्दाम को पता चल गई। यहीं से शुरू हुई बदले की कहानी। ये शहनाज नाम की एक महिला है जिसका संबंध सोनू से हो गया था। सोनू ने महनाज की कुछ फोटो अपने मोबाइल में ले रखी थी, उसी को लेके वो परेशान करता था।
जब उसकी बात जब महनाज के भाई को पता चली तब इन लोगों ने उस सोनू को हटाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत इन लोग को थाना रामपुर सैफनी में लेके गए थे, वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया। हत्यारोपी भाई सद्दाम ने पुलिस को बताया। उसकी बहन ने सोनू को कॉल कर रामपुर जिले में बैरुआ पुल के पास बुलाया। वहीं कुछ दूरी पर सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान छिप गए। सोनू के पहुंचते ही महनाज उसे गन्ने के खेत में ले गई, जहां तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग की, जिसमें उसके कपड़ों को उतार लिया गया। उसका सारा सामान लेकर चले गए। इतना ही नहीं, सोनू के कपड़ों को पेट्रोल डालकर जला दिया और तो और सिर को काटकर 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया। फिलहाल आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक सोनू का सिर बरामद कर लिया है। तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोग शहनाज और उसका भाई सद्दाम को नामजद किया गया। जब हम लोग ने इसके प्रयास किया गया तो ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने पे बाकायदा आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके साथ एक नाम और प्रकाश में है रिजवान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1-1.5 किलोमीटर पे इन अभियुक्त की निशानदेही पे वो सर भी बरामद कर लिया। सोनू हत्याकांड का मुख्य आरोपी सद्दाम नगर पंचायत सैफनी में संविदा कर्मी है और ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। दूसरा हत्यारोपी रिजवान कपड़ों की फेरी लगाता था। सद्दाम और रिजवान दोनों पड़ोसी होने के अलावा आपस में दोस्त हैं। इसी वजह से सद्दाम ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सोनू की हत्या करने पर रिजवान का साथ दिया। परिजनों को पता तक नहीं था कि सोनू के साथ ऐसी अनहोनी हो गई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन इस खुलासे के बाद वो सदमे में। सर, इसमें पिछले पूर्व में कोई मामला FIR वगैरह दर्ज है पूर्व में? इसमें जब लड़का गायब हुआ था तो गुमशुदगी उनके परिवारजनों ने लिखाई थी। जब उन्होंने सूचना दी थी कि लड़का गायब है तो उस गुमशुदगी को थाना बिलारी द्वारा लिखा गया। इन्होंने मर्डर करा, पहले भी उनका कोई इतिहास था? उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी चीज़ निकल के आएगी, उन्होंने कहाँ क्राइम कर रखा है, उसको हम लोग सारा विवेचना में भी शामिल करेंगे। सोनू के पिता साबिर ने पहले ही महनाज और उसके भाई सद्दाम पर हत्या का शक जताया था, जिसके बाद पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री में जांच करने में आसानी हुई। अब खुलासा हुआ तो सब हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर लगातार झुक रहा है, जिससे मंदिर के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि मंदिर समिति ने तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कवायद तेज कर दी है। एशिया में सबसे ऊंचाई पर बना तुंगनाथ मंदिर भू धसाव के चलते लगातार एक तरफ झुक रहा है और मंदिर की दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। जबकि मंदिर के सभा मंडप में छत से पानी भी रिस रहा है। तीर्थ पुरोहित लंबे समय से मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई रिस रहा है कि नहीं? रिस रहा है। अभी नई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, पत्थर भी इस प्रकार आप देख ही रहे होंगे। मंदिर जो है थोड़ा सा मंदिर में थोड़ा झुकाव की ओर, बाई तरफ आप देख रहे लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकाव की होता है। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित है, पांडवकालीन मंदिर है और इस प्रकार से जो है अब देखो ये इस प्रकार का हो रखा है। पंच केदारों में से एक तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर मंदिर समिति ने कवायद तेज कर दी है और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि तुंगनाथ मंदिर में भू धसाव से मंदिर को हो रहे नुकसान को लेकर मंदिर का सर्वे करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट मंदिर समिति के पास आ गई है। जबकि CBRI रुड़की की टीम ने भी तुंगनाथ मंदिर का सर्वे किया है। इन टीमों की सर्वे रिपोर्ट में जो भी सुझाव दिए गए उसके आधार पर ट्रीटमेंट का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था और उनसे इसके अध्ययन करने के लिए कहा था। उनके अध्ययन दलों ने, उनके वैज्ञानिकों ने वहाँ पर अध्ययन किया, उसकी रिपोर्ट हमको सौंप दी है। इसके अलावा फिर अभी CBRI रुड़की को भी मैंने इसका अध्ययन करने के लिए कहा था, तो उनकी टीम भी वहाँ पर गई थी। उनकी शीघ्र ही उनको रिपोर्ट आ जाएगी, तो उनके जो भी सुझाव सलाह होगी उसके आधार पर हम वहाँ पर ट्रीटमेंट के जो उपचार के कार्य होने और मंदिर के जो जीर्णोद्धार का कार्य है, सौंदर्यीकरण का कार्य है, वो शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे।
तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। मंदिर के अस्तित्व पर बढ़ते संकट को लेकर श्रद्धालु चिंतित है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार ऐतिहासिक दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने की तैयारी है। इसी कड़ी में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को भी तय समय के भीतर ही पूरा करने को लेकर कमिश्नर ने निरीक्षण किया और इस दौरान परिक्रमा मार्ग और राम की पैड़ी के साथ साथ धर्म पथ पर बनाए गए फूड प्लाजा का भी उन्होंने निरीक्षण किया। विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण आज किया गया है जिलाधिकारी और वीसी नगर आयुक्त के साथ में। 14 कोसी परिक्रमा में जो कैंटोनमेंट के अंदर जो काम होना है उसमें आज सीईओ कैंटोनमेंट के साथ वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया। पेड़ों को किस प्रकार से बचा सकते हैं हम लोग और कुछ पेड़ों को शिफ्ट किया जा सकता है उसको लेके कुछ निर्णय हुए हैं। उसके अलावा जो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं शहर में अलग अलग स्थलों पर उसको हम लोग देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट समय से पूरे हों। दीपोत्सव के पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो दीपोत्सव के दौरान जिन एरियाज़ में भीड़ ज़्यादा आती है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको प्रायोरिटी पर समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। देश विदेश में इन दिनों गणेश पूजा का जश्न है। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम देखने लायक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ लाल बादशाह राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ छोटे बेटे अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका और बड़े बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका भी नजर आई। अंबानी परिवार हर साल लाल बादशाह राजा के दर्शन जरूर करता है। मुकेश अंबानी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने परिवार के साथ पहुंचे और लाल बाग के राजा की आरती उतारी। इस बार लाल बादशाह राजा की मूर्ति के लिए अंबानी परिवार की ओर से 20 किलो सोने का मुकुट भेंट किया गया है।